बाल विद्या निकेतन मसौरी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, हम लोग पिछले वर्ग में अध्ययन कर रहे थे सांवले सपनों की याद, क्षितिज भाग 1 पुस्तक में, गद्य भाग में, और रचनाकार का नाम था जावेद हुसैन। तो सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ का शेषांश, यानी पिछले वर्ग में हम लोगों ने देखा था कि सालिम अली जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। और तहमीना की चर्चा हुई थी, जो उनके जीवन साथी के रूप में उभर कर आई। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तो यहाँ तक चर्चा हुई थी। अब आगे हम लोग देखते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। केरल की साइलेंट वैली की चर्चा यहाँ है। तो रेगिस्तानी हवा के झोंकों से वहाँ के जीव जंतुओं को बचाने का अनुरोध लेकर के उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, चौधरी चरण सिंह, तो उनसे मिले। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने प्रधानमंत्री के सामने रखा, तो उस चित्र ने उनकी आंखें नम कर दी। उस वर्णन में एक जादुई आकर्षण था और उसका वास्तविक चित्र चौधरी साहब की आंखों में उपस्थित हो गया। आज सालिम अली नहीं, चौधरी साहब भी नहीं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? दुख तो इस बात का है, न तो सालिम अली हैं और न चौधरी चरण सिंह जैसे एक प्रधानमंत्री। तो यहाँ लेखक यह बताते हैं कि सालिम अली जैसे पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। और चौधरी साहब के द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर सालिम अली ने जो चित्र खींचा
तो प्रधानमंत्री भावुक उठे। लेखक का कहना है, यानी जावेद हुसैन का, कि अब तो दोनों ही इस दुनिया से कूच कर गए, न सालिम अली रहे और न चौधरी चरण सिंह माननीय प्रधानमंत्री। तो ऐसा कौन है जो अब नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने की कोशिश करे। लेखक को इसी बात की चिंता सता रही है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन्होंने जो आत्मकथा लिखी उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस, नाम सुना? एक नॉवलिस्ट, उपन्यासकार का नाम है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस, तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यह पॉसिबल नहीं है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं। गौरैया पक्षी मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, यह संभव है, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पाना, यानी शब्दबद्ध करना मेरे लिए असंभव नहीं तो कठिन बहुत है। मुझे यकीन है, विश्वास है, मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब लॉरेंस और उस गौरैया के बीच क्या संबंध रहा होगा? उनकी पत्नी कह रही है कि ज़्यादा जानकारी तो उसी से मिल सकती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। सालिम अली को समझना कोई आसान काम नहीं, एक पहेली की तरह वे रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अतीत की घटना का यहाँ स्मरण लेखक कराते हैं पाठकों को कि सालिम अली की एयरगन से एक बार एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर गई थी और तब से
उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू और सागर में कितना अंतर है। लेखक ने उनकी तुलना इस प्रकृति की दुनिया में एक टापू से न करके अथाह सागर से की। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, वे घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, इसलिए भ्रमणशील स्वभाव वाला उन्हें कहा गया। किनको? सालिम अली को। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं। यायावर कहते हैं जो घूमंतु होते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। अब किसी हम लोग देखते हैं गुलगुलिया जिसको बोलते हैं। तो भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो उनके करीबी हैं उनको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि सालिम अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जरूर पक्षियों की खोज में गए होंगे। बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे। पूरा विश्वास। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं लेखक कि जब तक वे नहीं लौटते, क्या मान लें कि वे सचमुच चले गए? मेरी आंखें नम हैं, अश्रुसिक्त आंखें, आंखों में जल उभर रहे हैं, आंखें छलछला गई और भावुकता भरे स्वर में कहते हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो इस तरह लेखक यहाँ बताते हैं कि सालिम अली ने फॉल ऑफ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया और कहती है कि वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दबद्ध करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका जीवन एक खुली पुस्तक जैसा था, जिसे छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त उनका जीवन था और अंततः लेखक यह कहते हैं कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे मरे नहीं, बहुत जल्द लौटेंगे और इसलिए कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब शब्दार्थ इसमें कुछ हैं, जैसे गढ़ना, उसका अर्थ है बनाना।
हुजूम कहते हैं जनसमूह या भीड़ को। वादी मतलब घाटी। सौंधी सुगंधित। मिट्टी पर पानी पड़ने से गंध उठती है तो वही सुगंधित मिट्टी होती है, सौंधी मिट्टी कहती है। पलायन का अर्थ है दूसरी जगह चले जाना। नैसर्गिक मतलब नेचुरल, स्वाभाविक, जो सहज हो। हरारत कहते हैं गर्मी को, उष्णता। आबसार मतलब झरना। मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। शोक मतलब चंचल। कहते हैं बच्चा बहुत शोक हो गया, या उसकी चंचलता का प्रतीक है। या ढीठ कहते हैं, तो ढीठ और ढीठ युग्म शब्द है। यहाँ ढीठ का मतलब हो गया निडर। ढ लिखेंगे, दे का ढीठ बने नजर। असती 100 वर्ष का जो समय होता है उसी को सती बोलते हैं। तलब विषय तदरीक। तो अब बड़ी है HW की, तो इसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर तैयार करने हैं फेयर कॉपी में और व्हाट्सएप पर भी भेजना है। तो पहला प्रश्न है किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कौन सी घटना कि उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और पक्षी प्रेमी बनने के लिए विवश कर? दूसरा है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? तीसरा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती? चौथा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। क है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो यहाँ किसके लिए आ रहा है? सालिम अली के लिए। और लॉरेंस, डीच लॉरेंस जो उपन्यासकार है, तो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। और ख है आशय स्पष्ट करने के लिए ही कोई अपने जिस्म की हरारत यानी गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों की गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? ग सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये 3 प्रश्न इसमें इनके आशय स्पष्ट करने हैं। 5वां प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर यानी सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। छठा है कि इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के
व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। मतलब इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया सांवले सपनों की याद, क्या उचित है, सटीक है, सार्थक है, इस पर आप अपने विचार लिखिए। आप तो जानते हैं कि भाई कोई भी रचना हो तो उसका एक शीर्षक होता है और शीर्षक उसकी कथा वस्तु के केंद्रीय भाव पर निर्भर होता है कि शीर्षक वह केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द उस पाठ की समस्त घटनाएं चक्कर काटती हैं। तो साहित्यिक विधा की दृष्टि से यह पाठ संस्मरण है और वस्तुतः जावेद हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख है, जो पीड़ा है, उसी को व्यक्त करने के लिए यह संस्मरण लिखा है। तो उनकी दुखद स्मृति अब धुंधले सपने के समान लगती है। अतः सांवले सपनों की याद जो शीर्षक दिया गया है, मेरी दृष्टि में वो सटीक है, सार्थक है, शीर्षक आकर्षक है, प्रभावोत्पादक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं और इस पाठ का समापन हुआ। और मुझे उम्मीद है कि इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आप फेयर कॉपी में ज़रूर तैयार करेंगे और व्हाट्सएप पर भेजेंगे। प्रश्नोत्तर के इंतज़ार में मैं रहूँगा और आज यहीं तक, फिर अगली बार मुलाकात हो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।